सुनसान सड़क पर अंधेरी रात में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी। माधव को कुछ भी नहीं समझ आया कि कैसे गाड़ी को कंट्रोल करे। अचानक हुए इस गाड़ी के ब्रेक फेल से माधव और उसकी पत्नी दोनों ही कार में परेशान हो रहे थे। अचानक गाड़ी के सामने एक महिला और एक बच्चा आ गया। माधव कुछ कर पाता उसके पहले ही कार अनियंत्रित होकर उन लोगों से टकरा गई। सुनसान जंगल में अचानक हुए एक्सीडेंट की चीख सुनकर जंगल में चमगादड़ उड़ते हुए वहां आ गए और झटके से कार रुक गई। माधव उस महिला और बच्चे की मदद करने के लिए जैसे ही कार से उतरा तो हैरान रह गया। सड़क पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कार पर भी एक्सीडेंट का कोई नामो निशान नहीं था। माधव आसपास उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक बंद कार चलने लगी और धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ने लगी। उसमें बैठी उसकी पत्नी जोर से चीखी। माधव ने हाथ बढ़ाकर कार को रोकने की कोशिश की मगर कार खाई में गिर गई थी। नहीं! माधव, क्या हुआ? तुम क्यों चीखे? अपनी पत्नी मोनिका की आवाज सुनकर माधव ने तुरंत आंखें खोली और देखा तो वो अपने बेडरूम में ही था। इतना डरावना ख्वाब देख माधव की हालत खराब हो गई थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। माधव, हुआ क्या है? एसी चल रहा है, उसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना। तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए मोनिका ने उसके सिर पर से पसीना पोंछा और उसे पानी पीने के लिए दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा मोनिका, ये सब क्या हो रहा है? उस रात के बाद से डरावने ख्वाबों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। तुमसे कितनी बार कहा है उस रात के बारे में भूल जाओ, मगर तुम आज भी उस रात को याद करके परेशान हो जाते हो। शायद इसीलिए उस रात से जुड़े हुए ख्वाब तुम्हें आते हैं। कैसे भूल जाऊं उस रात को? मैंने तो पहले ही कहा था ये सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। माधव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे बनाने के लिए अपनी ओर पलंग पर खींच लिया। मोनिका, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। माधव और मोनिका पिछले 5 सालों से ऑफिस में साथ में काम कर रहे थे। माधव के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने माधव की शादी अपनी पसंद की लड़की से करा दी। माधव पहले तो इस रिश्ते के खिलाफ था, मगर जब घरवालों ने जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी तो माधव शादी के लिए मान गया। मोनिका माधव से नाराज हो गई। माधव, तुम तो गांव की गवार से शादी करके आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया है, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। तुम्हारी हरकत के लिए तुम्हें कोर्ट में घसीट कर लेके जाऊंगी। तुम कैसी बात कर रही हो मोनिका? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। वो तो घरवालों के प्रेशर में आकर मैंने इस लड़की से शादी कर ली, मगर इसका मेरी जिंदगी में कोई भी अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। मुझे बस कुछ दिनों का समय दे दो, मौका देखकर इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। कहा जाता है कि अच्छी सोच को पूरा होने में समय लगता है, मगर बुरे इरादे जल्द ही पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ माधव के साथ हुआ और उसे जल्द ही एक मौका मिला। गांव पर उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने जल्द ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। माधव देर तक ऑफिस में काम करता रहा और घर आकर अपनी पत्नी को कहा, रितु, हमें जरूरी काम से गांव के लिए निकलना होगा, तुम तैयारी कर लो। उसकी पत्नी रितु तुरंत उसका कहा मान के तैयार हो गई और दोनों कार से गांव के लिए निकल गए। पीछे पीछे मोनिका भी आ रही थी। शहर की सीमा से बाहर निकलते ही जंगलों के बीच जाकर माधव ने अपनी कार रोक दी और कार खराब होने का बहाना कर कार से उतर गया। पीछे से रोती हुई मोनिका की कार ने माधव की कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे माधव की कार सीधी खाई के अंदर गिर गई। अगले दिन पुलिस को रितु की लाश खाई के अंदर से मिली। माधव और मोनिका दोनों ही बहुत खुश थे। अब घरवाले भी उनके रिश्ते के लिए मान गए थे। दोनों ने शादी कर ली, मगर कुछ दिनों के बाद ही माधव को अक्सर इस तरह के सपने आने लगे। वो मोनिका को खोने के डर से घबरा रहा था। कुछ दिनों के बाद जब माधव ने एक दिन न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो जिस जगह उन्होंने रितु की हत्या की थी उसी सड़क पर एक प्रेमी जोड़े की मौत हो गई थी। इस हादसे की खास बात ये थी कि वे दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था। सोशल सड़क पर हुए इस हादसे के बाद 1-2 और ऐसे ही हादसे रात के वक्त हुए। वहां से निकलने वाले कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उन पर निगाह रखे हुए है।
किसी किसी ने एक साए को भी वहाँ महसूस किया। धीरे धीरे रात के वक्त उस सुनसान सड़क पर लोगों की आवाजाही लगभग बंद सी हो गई। यदि कोई मजबूरी में वहाँ से निकला भी तो उसने उस आत्मा को महसूस किया था। समय के साथ उस सुनसान सड़क पर मनहूसियत बढ़ती ही जा रही थी। माधव और मोनिका जब भी उस सड़क पर हुए हादसे के बारे में सुनते तो उन्हें ऋतु की यादें ताजा हो जाती। दोनों की जिंदगी भी दहशत में निकलने लगी। एक रात अचानक ही माधव के माँ के मरने की खबर आई। माधव को हर हाल में रात को ही गांव के लिए निकलना था। मोनिका, हमें इसी वक्त गांव के लिए निकलना होगा। अभी रात को क्यों? हम लोग सुबह ही निकल जाएंगे ना। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मुझे तो हर हाल में जाना है। माधव, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही, मगर तुम्हें पता है ना कि मैं किस लिए कह रही हूँ। हमें उसी रास्ते से निकलना होगा जहाँ पर हमने। कहते हुए मोनिका चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसकी बातें सुनकर माधव भी पास रखे सोफे पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उठकर कमरे में घूमने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो तुरंत मोनिका के पास आया। क्या मोनिका, तुम्हें भी सच में लगता है कि ये सब काम ऋतु की आत्मा कर रही है? ये भूत प्रेत आत्मा जैसी बातों में मैं विश्वास नहीं करती, मगर कर्म लौट कर आता है। कभी सच में हमारे कर्म लौट कर आ गए तो? अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, सच की तह तक तो जाना ही होगा। आज मौका कह लो या मजबूरी, रात को उस सड़क पर निकलना ही होगा। बताओ, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? शायद आज सब कुछ साफ हो जाए। रोज रात को आने वाली डरावने ख्वाबों से तो कम से कम मुक्ति मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद मोनिका माधव के साथ जाने को तैयार हो गई। माधव और मोनिका दोनों रात के वक्त कार से गांव के लिए निकल गए। थोड़ी दूर चले ही थे कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा सड़क की धूल मिट्टी उड़ा रही थी, जिसके कारण गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तभी हल्की हल्की शुरू हुई बारिश तेज मूसलाधार बारिश में बदल गई। हवा के साथ गिरने वाला पानी इतना तेज था कि माधव को गाड़ी साइड में खड़ी करनी पड़ी। कार के वाइपर गाड़ी के कांच साफ कर रहे थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद चालू होने लगी। मोनिका की निगाह सड़क पर गई तो एक साया नजर आया। उसने आसपास निगाह डाली तो उनकी गाड़ी ठीक वहीं खड़ी थी जहां पर ऋतु की हत्या की गई। वो डरकर माधव के करीब आ गई। जैसे ही उसने माधव का हाथ पकड़ा, उसे माधव की जगह पर ऋतु मुस्कुराती हुई नजर आई। उसने डरकर माधव का हाथ छोड़ दिया और पीछे की ओर हो गई। क्या हुआ तुम्हें? माधव, माधव, ये ऋतु है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? कहाँ है ऋतु? माधव बोल ही रहा था कि उसे मोनिका की जगह पर ऋतु नजर आने लगी। बोलते बोलते डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे ढूंढ रहे हो माधव? देखो, मैं तो यहाँ हूँ। कहते हुए ऋतु एकदम उसके करीब आ गई। माधव डरकर कार से बाहर निकल गया। धीरे धीरे बारिश भी रुक चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा के मौसम में भी माधव पसीना पसीना हो रहा था। माधव, तुम्हें पसीना आ रहा है? क्या बात है? मौसम तो एकदम ठंडा है। आओ, मैं तुम्हारा पसीना पोंछ देती हूँ। कहते हुए ऋतु माधव की तरफ बढ़ने लगी। माधव डरकर पीछे हो रहा था। ऋतु मुस्कुराते हुए एक कदम उसकी ओर बढ़ रही थी। पीछे हटते हुए माधव एक पेड़ से जाकर टिक गया। ऋतु उसके ठीक सामने खड़ी थी। ऋतु उसके चेहरे पर हाथ रखकर पसीना पोंछ रही थी कि उसकी शक्ल बदलने लगी। हाथों के बड़े बड़े नाखून से उसने माधव का चेहरा नोच दिया। माधव के चेहरे से खून टपक रहा था। उसके चेहरे से टपकते हुए खून को अपनी हथेली में इकट्ठा कर ऋतु जोर जोर से हंस रही थी। उसका कुचला हुआ चेहरा हंसते हुए बहुत ही भयानक लग रहा था। मोनिका डरकर पीछे हट गई। ऋतु धीरे धीरे उसकी ओर भी बढ़ने लगी। ऋतु जैसे ही उसके करीब पहुंची, हाथ उठाकर उसने उसे हवा में उड़ा दिया। मोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुनसान सड़क पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। माधव हिम्मत करके आगे बढ़ा और ऋतु को रोकने लगा। ऋतु, मोनिका को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। गुनहगार तो तुम दोनों हो। तुम दोनों को सजा मिलेगी। ऋतु ने हवा में से अपना हाथ नीचे किया तो मोनिका जमीन पर गिर गई। फिर ऋतु ने अपना हाथ कार की ओर घुमाया। कार खुद ब खुद चालू हो गई। दोनों धीरे धीरे कार को अपनी ओर बढ़ते देखने लगे और देखकर डरने लगे।
कार उनके पास आकर रुक गई। कार के दरवाजे खुले और अचानक ही दोनों को किसी अदृश्य शक्ति ने कार में धकेल दिया और फिर दरवाजे बंद हो गए। दोनों कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे मगर दरवाजा नहीं खुला। कार धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ने लगी। दोनों की चीख सुन ऋतु हंस रही थी। जैसे ही कार खाई में गिरी, ऋतु की आत्मा भी धीरे धीरे हवा में गायब हो। मगर आज भी उस सुनसान सड़क पर यदि कोई किसी को धोखा देता है तो ऋतु की आत्मा बदला लेती है। कहीं आप भी किसी को धोखा नहीं दे रहे ना?